नमस्कार, मैं एडवोकेट एमजी आर्थर जॉन। आज हम शुरुआत करेंगे एक बहुत ही खास टॉपिक के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन, फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िलॉसफी क्या है? आप जैसे जानते हैं कि अभी हमारे प्रेसिडेंट साहब श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा था कि कई लोगों को ये नहीं पता होता कि उनके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है। इन तीन चीज़ों के बारे में उन्हें ज्ञान नहीं होता। तो हमने इसी स्पीच को देखते हुए, इससे इंस्पिरेशन लेते हुए हमने ये डिसाइड किया कि हम लोगों को सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अवेयर करेंगे, ताकि उन्हें ये पता हो कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन है क्या चीज़ और लोगों को उससे क्या बेनिफिट्स मिलता है, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को एक ज़िम्मेदार नागरिक बनाता है और कैसे बनाता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है तो सबसे पहले हमें ज़रूरी ये है कि हम उसकी फ़िलॉसफी को समझें। फ़िलॉसफी को समझने से पहले हमें उसके ऑब्जेक्टिव्स को समझना पड़ेगा। आप जानते हैं, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तब जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट स्टेट बना, उस वक्त उस स्टेट को चलाने के लिए एक रूल्स एंड रेगुलेशंस की ज़रूरत थी। उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयार की गई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 22 जनवरी 1947 में उन्होंने एक बुक तैयार की जिसका नाम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रखा, यानी कि संविधान। उस संविधान में उन्होंने कई सारी चीज़ें ऐसी मेंशन की और डिस्क्राइब की, जिसमें उन्होंने ये बताया कि कैसे अब हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट है और कैसे हमें फ्यूचर में आगे चलना है, क्या क्या अधिकार लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है। ये सारी चीज़ें उन्होंने उस पर मेंशन की, जो कि बहुत ही लॉन्ग डॉक्यूमेंट था, लेंथी डॉक्यूमेंट था। लेकिन सबसे पहले उसको, अब उन चीज़ों को हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन पहले हमें समझना ये है कि आखिर वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मोटिव क्या है। तो मोटिव को समझने से पहले हमें उनके ऑब्जेक्टिव्स को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नहीं समझ पाएंगे तो वो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को समझना। तो आइए हम चलते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर, कि आखिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या था। अब सबसे पहला ऑब्जेक्टिव समझने वाला है, वो है कि इंडिया को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक बनाने की बात करता है। इसकी वर्डिंग्स क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स इट्स फर्म एंड solemn resolve to proclaim India as independent sovereign republic। अब इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक की बात की है, ये सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है। क्यों इस शब्द का जिक्र किया गया? इसलिए क्योंकि आप जानते हैं हम ब्रिटिश इंडिया के अंडर थे, हम पहले ब्रिटिश इंडिया कहलाते थे, हम अंग्रेज़ों के अंडर थे। इससे बाहर निकलने के लिए, अपने आप को आज़ाद पहले दिखाने के लिए, इन्होंने सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये रखा कि वी आर इंडिपेंडेंट सॉवरेन एंड रिपब्लिक। हमारे पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, हम किसी स्टेट या किसी कंट्री पे डिपेंड नहीं है, यानी कि सॉवरेन, और इंडिपेंडेंट है हम हमारी अपनी सरकार है, हम हमारी इंडियंस की अपनी सरकार है, भारतीय की अपनी सरकार है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये था, डिक्लेयर्स इट्स फर्म एंड solemn रिजॉल्व टू प्रोक्लेम इंडिया एज इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक। पहला ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला इंपॉर्टेंट वर्ड यही है। दूसरा आता है टेरिटरीज। दूसरा ऑब्जेक्टिव में टेरिटरीज को जिक्र किया गया है। क्यों? क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो कुछ टेरिटरीज ऐसे थे जो हमारे देश के साथ नहीं थे, और कुछ टेरिटरीज ऐसे थे जो ब्रिटिश इंडिया के अंडर तो थे, लेकिन फिर भी वो ऑटोनोमस चलते थे। ऑटोनोमस मीन्स इंडिपेंडेंट चलते थे। वहाँ पे जैसे कि प्रिंसली स्टेट हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, हैदराबाद हो गया, ये सारे प्रिंसली स्टेट्स थे जो अपना अपना रूल करते थे वो ब्रिटिश के अंडर ही इनडायरेक्टली, लेकिन रूल अपना करते थे। तो टेरिटरीज पे दूसरा इन्होंने फोकस किया, और इसमें सबसे पहले हम इस टेरिटरीज को समझने के लिए सबसे पहले हम इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ टेरिटरीज। मीन्स वो टेरिटरीज जो इंडिया के साथ नहीं थे उनको मिलाने का काम किया गया। दो टाइप के टेरिटरीज थे, पहला जो ब्रिटिश इंडिया के बाहर थे, दूसरा वो टेरिटरीज जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद अपने विल से हमारे इंडिया के साथ जुड़ना चाहते हैं। ये दो किस्म के टेरिटरीज थे, तो उसको हमारे इंडिया में लाया गया। तो इस टेरिटरीज का मोटिव ये था, दूसरा ऑब्जेक्टिव, कि उन टेरिटरीज को लाया जाए जो ब्रिटिश इंडिया के आउटसाइड है, और दूसरा जो अपनी विल से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं।
तो दूसरा था टेरिटरीज। तीसरा ऑब्जेक्टिव था जो टेरिटरीज को हमारे इंडिया के साथ जोड़ा, कंप्राइजिंग टेरिटरी शैल पोजेस द पावर्स एंड द फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। मतलब जिन टेरिटरीज को हमारे इंडिया के साथ जोड़ा उन सभी टेरिटरीज को अपनी गवर्नमेंट की पावर और एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की पावर उनको दी जाए, देंगे तभी वो एज ए स्टेट फंक्शन कर पाएंगे। ये तीसरा ऑब्जेक्टिव था। चौथा ऑब्जेक्टिव ये था कि पावर और अथॉरिटी सोवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया को दिया जाए और उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स को दिया जाए और उन ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट को दिए जाए जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद हो। और कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जितने भी पावर और अथॉरिटी है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स है, सरकार की ऑर्गन्स हैं, ये सारे लोगों से ही बनेगी, हमारे ही लोगों से बनेगी, इंडियन लोगों से बनेगी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव था जितने भी माइनॉरिटीज, बैकवर्ड्स, ट्राइबल एरियाज, डिप्रेस्ड और बैकवर्ड क्लासेस हैं, इन सभी को प्रोटेक्शन दी जाएगी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कि हमारे संविधान जो है इनको प्रोटेक्शन और सेफगार्ड देगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये स्पेसिफिकली वर्ड डिस्क्राइब किया हुआ है, कौन कौन सा, माइनॉरिटीज, बैकवर्ड्स, ट्राइबल एरियाज, डिप्रेस्ड और बैकवर्ड क्लास। ये सारे वर्ड्स इस्तेमाल किए हुए स्पेसिफिकली कि इन क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोटेक्शन देगा और सेफगार्ड प्रोवाइड करवाएगा। इसके बाद जो सबसे ज़रूरी पॉइंट वो ये है कि सभी सिटीजन ऑफ इंडिया को गारंटी और सिक्योर किया जाए क्या, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इक्वालिटी एंड स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, वोकेशन, एसोसिएशन एंड एक्शन। ये सारे वर्ड्स हम आगे एकदम ब्रीफली इसको समझेंगे, लेकिन अभी सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स को याद करने के लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जस्टिस, सोशल और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। जस्टिस में 3 तरह की जस्टिस की बात की गई है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस। ये 3 जस्टिस लोगों को प्रोवाइड करवाया जाएगा। उसके साथ इक्वालिटी, किस चीज़ की इक्वालिटी, स्टेटस की इक्वालिटी, मतलब कि जो महाराजा थे उनका टाइटल हटा दिया जाएगा, जो स्पेशल स्टेटस लेके बैठे हुए थे गुलामी के वक्त उन सभी के स्टेटस जो अंग्रेजों ने दिए थे उनके स्टेटस हटा दिया जाएगा, तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस। और साथ ही उसके साथ जो उनको अपॉर्चुनिटीज दी जाती थी बाय द ब्रिटिशर्स उसको भी हटा दिया जाएगा और सभी को इक्वल स्टेटस ऑफ एंड अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। इसके बाद फ्रीडम ऑफ थॉट, सोचने विचारने का की आज़ादी, एक्सप्रेशन, कुछ एक्सप्रेस करना है आपने, चाहे लिख के चाहे बोल के, उस एक्सप्रेशन की। इसके साथ बिलीफ, फेथ, वर्शिप, आपका विश्वास, कौन से गॉड पे विश्वास करते हो, किसकी पूजा करते हो, आपका एक्शन। अब ये एक्शन और एसोसिएशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट इसमें टर्म है, क्यों, क्योंकि फ्रीडम ऑफ थॉट और एक्सप्रेशन में हो सकता है कि आप कुछ ऐसी इलीगल चीज़ें कर दो और कहो कि ये मेरा फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन है। उससे बचने के लिए इन्होंने एसोसिएशन और एक्शन की बात की है कि आप जो भी एसोसिएशन और जो भी एक्शन आप करेंगे उस पर सरकार नज़र रखेगी और देखेगी कि कहीं ये इलीगल तो नहीं है, और वो लॉ के अंडर होना चाहिए, कानून के अंडर होना चाहिए। और साथ ही पब्लिक मोरालिटी एंड डिसेंसी। पब्लिक मोरालिटी डिसेंसी मतलब कि आप ऐसे एक्शंस का इस्तेमाल करो जो कि मॉरली साउंड हो और मॉरली लीगल हो और साथ ही डिसेंसी समाज में पैदा करता हो। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स थे जो मैंने आपके सामने रखे। अब आपको थोड़ा ओवरव्यू हो गया होगा, इसका थोड़ा ऊपर से आइडिया हो गया होगा कि आखिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आखिर फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या क्या होते क्या हैं और हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल होते हैं और कौन सा वो रोल प्ले करवाते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। धन्यवाद।